प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद सेकंड चैप्टर है इतिहास का, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि भारत में राष्ट्रवाद क्या है। भारत में राष्ट्रवाद, जैसा कि आप देख चुके हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर से यूरोप में राष्ट्रवाद भारत में राष्ट्रवाद जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। जो आधुनिक राष्ट्रवाद हुआ उससे एक समय ऐसा भी आया कि राष्ट्र राज्यों का भी उससे उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। जो लोगों की समझ थी वो इनके बारे में उनकी समझ बदल गई। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा हो गया कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति क्या करना चाहिए, ये हमारा राष्ट्र है। तो उनको अपने देश से प्रेम हो गया कुल मिलाकर के। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए। जो नए नए प्रतीक चिन्ह थे, नए नए गीत थे, नए नए विचार थे, नए संपर्क उन्होंने स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया कि समुदाय की सीमा क्या होती है। उनको परिभाषित के माध्यम से उनको बता दिया कि क्या है। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। बहुत लंबा समय लगा इसमें। आइए देखें कि हमारे देश में यह चेतना किस तरह से पैदा हुई। पहले तो चूँकि यूरोप में हुआ राष्ट्रवाद, इसके बाद में धीरे धीरे ये अन्य राष्ट्रों में फैला। तो इससे फिर हम अपने भारत देश में आते हैं। भारत में राष्ट्रवाद किस तरह से उदय हुआ। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे कि हमको आपस में यानी एक रहना चाहिए। उसके बारे में वो जानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया, क्योंकि जब व्यक्ति अकेला रहेगा, समूह में नहीं रहेगा, देश एक नहीं रहेगा, तो उनका उत्पीड़न भी होगा, उनका दमन भी किया जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे यानी इनके अंदर समझ पैदा हुई। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था, क्योंकि सभी के विचार जब एक से नहीं होते हैं तो ऐसा वर्ग और समूह पर भी इसका असर पड़ा। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे कि वो किस तरह से स्वतंत्रता चाहते थे, उन्होंने क्या क्या अनुभव किया था, उसके बारे में वो यानी अलग विचार रखते थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे, क्योंकि टकराव होना निश्चित था कि महात्मा गांधी के विचार कुछ अलग हैं। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। वहाँ पर आपने 20वीं सदी के पहले दशक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे, यानी उसके आगे इसमें अध्ययन है। और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह से हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों को कल्पना की नई उड़ान दे दी। अब इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। चूँकि जो प्रथम विश्व युद्ध था ये कुछ मायने रखता था। 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल चुका था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे। नए नए समूह, उसमें समाज के जो समूह थे वो भी उसमें सम्मिलित हो रहे थे
और संघर्ष की नई पद्धतियाँ सामने आ रही थी। किस तरह से हम एक होकर के इनका संघर्ष करेंगे, इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए और करों में वृद्धि की गई, यानी टैक्स लिए गए, कर्ज दिए गए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थीं, क्योंकि जब युद्ध होगा तो उससे किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं हो पाएगा, तो इससे भी कीमतें आसमान छू रही थी। कुल मिलाकर के उनमें वृद्धि हो चुकी थी। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था। 1913 से 18 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थीं इस समय, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थीं। गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था, क्योंकि जो भी सेना की भर्ती की जाती, सिपाहियों की भर्ती की जाती थी, वे गांव से ही की जाती थी। 1918 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो चुकी थी। उस समय ऐसा भी दोहराया कि यानी फसल भी खराब हो चुकी थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से लेकर के 130 लाख लोग मारे गए, यानी बहुत भारी संख्या में जनधन की हानि हुई थी। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया। उसने संघर्ष का एक नया ढंग और एक नया तरीका पेश किया। इसमें है महात्मा गांधी। सत्याग्रह का विचार रखा इन्होंने सबसे पहले। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, यानी कुल मिलाकर के दक्षिण अफ्रीका में थे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। इस पद्धति को वो सत्याग्रह कहते थे कि हम सत्य के मार्ग पर चल करके यानी अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, यानी उनसे मांगना सत्य की शक्ति पर, और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार की कोई हिंसा भी नहीं करना है, अहिंसा के दम पर हम इनको यानी सफल कर सकते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश किया जाना चाहिए। सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। महात्मा गांधी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। ऐसी उनकी मानसिकता थी, ऐसा वो सोच सकते थे। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया कि जो बागानों का दमन हो रहा था उनके प्रति यानी उन्होंने संघर्ष करने का वहाँ पर प्रेरणा दी। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों को मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने व प्लेग की बीमारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि किसान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि सूती कपड़ा कहाँ से क्या करेंगे, तो 1918 में उन्होंने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच में सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने अहमदाबाद पहुँचे चलाने के लिए।
अब इसके खिलाफ आया रॉलेट एक्ट कि हम किस तरह से इनका दमन करेंगे। तो अंग्रेज़ों की सरकार थी तो उन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया। इस कामयाबी के उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जो 1919 में यानी एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय लोगों को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, कारखानों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। उस समय यानी जनरल डायर ने अपनी कमान संभाल ली थी। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था, कुल मिलाकर बाउंड्री वाल में थे। शहर से बाहर होने के कारण वहां पर जुटे लोगों का यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू हो चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर आधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे कि इस तरह से इतनी बड़ी घटना हो गई है। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्यवाहियों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता भी अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित तथा आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांव जो गुजरांवाला पंजाब में पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशा की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, जिन्हें खलीफा कहा जाता है, ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के द्वारा के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके आगे असहयोग ही क्यों, असहयोग आंदोलन जो चलाया गया, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।